अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मिडल ईस्ट में अमन के क़याम के लिए, बिलखुसूस गज़ा में जंग बंदी और फ़लस्तीन के मसले के एक हतमी हल के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान पेश किया। और इनिशियली कहा जा रहा था कि ये जो प्लान है, ये जो मंसूबा है, इसमें जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी रजामंदी इसमें शामिल है। और उसके बाद इसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि अचानक से अमरीकी सदर ने एक डेडलाइन दे दी हमास के लिए कि इतवार शाम 6 बजे से पहले हमास जो है वो इस मुआहदे को कबूल कर ले। इस दौरान दुनिया भर में जो इस्लामी ममालिक हैं वो इस ड्राफ्ट को अपने अपने तौर से देख रहे थे और ये सोच भी सामने आई कि जनाब इसमें तरमीम की गई है और फ़लस्तीन से कहीं ज़्यादा ये इजरायली प्लान जो है वो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बात हुई, कतर में भी इसके ऊपर बात हुई और ज़ाहिर है कि सरकारी सतह पर इसके ऊपर बात हुई। लेकिन फिर अचानक से एक इसे जल्दबाजी कहें या क्या कहें कि एकदम इसको जो है एक डेडलाइन दी गई। और उससे कहीं ज़्यादा हैरानगी इस बात के ऊपर हुई कि हमास ने उस डेडलाइन से पहले इसे कबूल भी कर लिया, गो के मशरूत तौर पर कबूल किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बड़ी कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त। तो सूरत हाल असल है क्या, ये मुआहदा किस के फेवर में ज़्यादा है, फ़लस्तीन के हवाले से या फिर इजराइल के हवाले से, और फिर इस वक्त सूरत हाल आगे कहाँ जा रही है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में अपने गेस्ट पैनल साहब का तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर कमर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ साथ डॉक्टर शाज़िया अनवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर आपका भी। कमर साहब आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले इस ड्राफ्ट को लेकर, इस मंसूबे को लेकर अभी बहस जारी थी, हर कोई अपने अपने हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा था कि अचानक से ये डेडलाइन का दिया जाना, ये क्या ट्रंप के ऊपर भी कोई दबाव था किसी किस्म का? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ट्रंप के साथ जो अरब रियासतें थी वो राब्ते में थी और उनको इस चीज़ का पता था ट्रंप को कि हमास जो है वो इस प्रपोज़ल को, और उन्होंने पहले ही अपना ये उनका एक टैक्टिक है उसको इस्तेमाल किया और कहा जी कि आपके पास संडे तक का टाइम है, मान जाओ वरना मैं ये कर दूंगा और इस तरह चीज़ें हो जाएंगी। सो मेरा ख्याल है कि हमास ने अपने जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उनके ज़रिए कम्युनिकेट कर दिया हुआ था सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट के ज़रिए कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। और दूसरा, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ था। तो लार्जली कोई इतनी लंबी चौड़ी स्पेस थी नहीं हमास के लिए, क्योंकि हमास का भी इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये जो जेनोसाइड है ये रुके, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम एक डायरेक्शन की तरफ जा सकें। सो मेरा ख्याल है कि ये ट्रंप साहब ने वो अपना इस तरह के जो ऑफेंसिव कार्ड्स हैं या जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं वो ये करते रहते हैं। सो मैं इसको इस सेंस में देखता हूँ, उनको बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन थी कि हमास मान रही है। ठीक है। डॉक्टर शाज़िया, आप भी मुत्तफिक हैं कमर साहब के इस थॉट से? हाँ, पार्शली जो है वेब डिप्लोमेसी तो चलती है, लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि 100% किसी को ये था कि ट्रंप की बुलिंग जो है वो हमास इसको फेस वैल्यू पे ले लेगी। लेकिन ऑफ कोर्स के जितने मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक थे वो हमास के साथ राब्ते में थे, इसी वजह से उन्होंने गारंटी भी दी थी और जो प्लान वो अपना वर्जन दे के आए थे, जिसको बाद में मुआहदे की शक्ल इख्तियार होनी है फ्यूचर में, जिसका कि आपने जिक्र किया, जिसमें टेम्परिंग हुई है। तो ये सब ऑन बोर्ड थे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमास ने जो एक अक्लमंदी की है, जो मैंने वो पूरा जो एक प्रोसेस है उसको जो बहुत माइन्यूटली जब देखा है, तो हमास को मुझे लगता है कि उनके हाथ में कोई बहुत ही कोई एक्सपर्ट रिटोरिशियन या कोई लिंग्विस्ट उनके हाथ में या सिम्योटिशियन लगा है, जिसने उनको बताया है कि आपने जो स्टेटमेंट है उसे फ्रेज कैसे करना। आप देखें कि हमास ने पूरे प्लान में से किसी चीज़ पे कोई तबसरा नहीं किया, एक क्लॉज और उसकी सब क्लॉजेस को उठाकर उस पर बात की है और उसमें भी एक चीज़ को कंडीशन कर दिया है, लेकिन उसके लफ्ज़ इस तरह से तरतीब किए गए हैं कि ट्रंप ने ना सिर्फ ये कि उसको एंडोर्स किया है, वेलकम किया है, बल्कि उसे कॉपी पेस्ट भी कर दिया।
और कॉपी पेस्ट करने से पहले अपने भी 3 लाइनें लिखी हैं, जिसमें लिखा है कि मैं वेलकम करता हूँ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स। तो पहली दफा हमारे कानों के लिए ये भी बड़ी अजीब बात है कि हमास टेररिस्ट पहली दफा जो है ऑफिशियली उनको पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स भी ट्रंप ने कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि जी मैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स की के जवाब का खैर मकदम करता हूँ और हम एक फ्यूचर के पायदार अमन की तरफ एक कदम बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। कॉपी पेस्ट जब किया है तो उसके अंदर जेनोसाइड का लफ्ज है जो कि कॉपी पेस्ट हो गया है। और फिर हमास ने कहा है कि जी हमास ने स्टार्ट किया है ट्रंप की तारीफ से कि हम शुक्रगुजार हैं ट्रंप के, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। हम एग्री करते हैं सीज फायर से, हम एग्री करते हैं हम प्रिजनर वापस देंगे और प्रिजनर लेंगे भी। हम एग्री करते हैं कि हम टेम्परेरी विथड्रॉ करेंगे गजा में से और एक बॉडी वहां पे तश्कील दी जाएगी जिसकी के बैक और सपोर्ट जो है वो मुस्लिम और अरब ममालिक करेंगे। और फिर हम उस निगोशिएशन का एक हेल्थी, एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल पार्ट होंगे जो कि नियर फ्यूचर में स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको क्लेवरली पढ़ें तो वो प्रैक्टिकली किसी भी चीज से उन्होंने एज सच जो है वो एग्री नहीं किया और कोई नई चीज नहीं है। ये तो वो डे 1 से कह रहे हैं कि हम अपने प्रिजनर ले लो और सीज फायर कर। तो कमर साहब, ये एक बड़ा जो स्टेक होल्डर है इस उसमें वो इजराइल है। ये बताइए कि बावजूद इसके कि ट्रंप ने फौरी तौर पर हुक्म दिया बमबारी रोकने का, लेकिन आज भी हमने देखा कि उसकी जारियत जारी है, आज भी बम्बार्टमेंट हुई है वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये कि ज़रा आप इसमें 1 बाय 1 चीज़ें थोड़ी सी हमें बताइएगा कि किन किन चीज़ों पे एग्री किया है हमास ने और किन किन चीज़ों पे नहीं किया और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, लार्जली जो स्टेटमेंट अभी जिस तरह डॉक्टर साहब अभी बात कर रही थी कि ट्रंप हमास ने कोई पॉइंट बाय पॉइंट जवाब नहीं दिया। हमास ने एक जनरल जवाब दिया है और उसमें उन्होंने कोई डिटेल में वो नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत सारी चीजें जो है अब ये जो बीच में वो निगोशिएट करेंगे। तो उसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ये वो ममालिक हैं जो बहुत कुछ फलस्तीनियों को लेकर देंगे। और मेरा ख्याल है एक तो इसमें जो मुझे फैक्टर नजर आता है वो ये है। सो ट्रंप साहब हो या इजरायली हो या ये हो, अब सारी की सारी डिस्कशन जो है वो बैकडोर में होनी है और बड़ी कम चीज़ें हमारे सामने आएंगी जिनको हम शायद स्टडी कर सकें। बिकॉज और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो अगर आप इजराइल को देखें तो वो उसका तो माइंडसेट देखें, वो भी बम्बार्टमेंट क्यों कर रहा है। इसी चीज़ तो अमेरिका भी डरता है और इसी चीज़ से ट्रंप साहब भी है ना वो महसूस करते थे कि ये मेरे हाथ में चीज़ें आ नहीं रही, क्योंकि ट्रंप वो कैजुअल्टी नहीं बनना चाहते थे अमेरिका के अंदर जो बाइडेन एंड डेमोक्रेट्स बने हैं। ट्रंप अपनी सियासत को महफूज करना चाहते हैं। तो इटसेल्फ यही एक प्रेशर ट्रंप के ऊपर अगर प्रेशर है तो वो यही है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जो ट्रंप के ऊपर प्रेशर है वो ये है कि मैं किस तरह अपनी सियासत को महफूज करूं। क्योंकि ट्रंप को अगर आप देखें तो ट्रंप अब जो है अमेरिका के अंदर वो क्रिश्चियनिटी की सियासत को अहमियत दे रहे हैं। वो एक अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के क्लब को प्रमोट करना चाहते हैं। उनके देखिए मिडिल ईस्ट में बड़े कमर्शियल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं और वो समझते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल जो स्टीव विटकॉफ है वो भी तो उनका वही दोस्त है जो रियल स्टेट टाइकॉन है न्यूयॉर्क का। तो वो समझते हैं कि मुझे अपने कमर्शियल इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में भी प्रोटेक्ट करने हैं, मुझे अपनी ये जो राइट विंग अल्ट्रा कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स अमेरिका के अंदर है इसको भी कंटिन्यू करना है और मुझे पावर में रहना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले आपको याद होगा एक लड़का था चार्ली कर्क, जब उसका कत्ल हुआ तो ट्रंप एंड पार्टी ने किस तरह उसको सेलिब्रेट किया। आप देखें, सेलिब्रेट करने से मुराद यह है कि उसको किस तरह उन्होंने जो है वो उसकी जो फाइनल सर्विसेज थी वो किस तरह की कि उसमें सारा टाइम वो क्रिश्चियनिटी और मजहब और इन चीज़ों के ऊपर वो फोकस कर रहे थे। तो वो जो अल्ट्रा राइट विंग कंजर्वेटिव रिलीजियस पॉलिटिक्स है उसके ऊपर फोकस कर रहे थे कि हम दोबारा सरवाइव करें अमेरिकी सोसाइटी के अंदर, लिबरल्स मेन स्ट्रीम स्पेस में ना कहीं आ जाएं। और उनको यही खतरा था कि ये काम जो नेतन्याहू कर रहा है ये मुझे मजीद डिस्क्रेडिट करेगा। सो उसने आते ही प्रेशर भी डाला, बहुत कुछ किया और वो कहीं ना कहीं पे पहुंच गए हैं किसी सोल्यूशन पे। तो लगता ये है कि
ट्रंप अपनी लेगेसी बचाना चाहते हैं, और फिर वो उनको ये भी शौक है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले, उस एंगल से भी चीज़ों को देख रहे हैं। बहरहाल लार्जली वो एक कामयाब, सक्सेसफुल और एक ऐसा सदर जिसने दुनिया को अमन दिया हो, अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रमोट किया हो, इस तरह की लेगेसी वो छोड़ना चाह रहे हैं। इन्हीं लाइंस पे वो काम कर रहे हैं, और ये एक उनके ऊपर प्रेशर था कि मैं किसी ना किसी तरीके से अरबों को भी इंगेज करूं और इजराइल को भी इंगेज करूं, और मैं कोई रास्ता जो है वो निकाल लूं। इस सवाल को जरा रखता हूं डॉक्टर शाजी की तरफ। ये फरमाइए कि ट्रंप अपनी जो लेगेसी छोड़कर जाना चाह रहे हैं एक ग्लोबल पीस लीडर के हवाले से, ये मुझे बताइए जो अमेरिकन पॉलिसी होती है कि दुनिया किस तरीके से चलेगी, दुनिया को किस तरीके से चलाया जाए, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक होती है? क्योंकि इससे पहले तो हमेशा ये होता था कि जनाब 30-30, 40-40, 50-50 साल की पॉलिसीज उनका थिंक टैंक, उनके पेंटागन के अंदर और जो उनके और डिसीजन मेकर्स हैं वो सब लेकर सब चलते हैं। ये तो बिल्कुल डिफरेंट इस वक्त एरा हम अमेरिका के अंदर देख रहे हैं। नहीं, ये कभी भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं रही है, ये एक टग ऑफ वॉर रही है उस पर्सन की जो कि ओवल ऑफिस में एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं, और फिर उस स्टेट की जो कि जो परमानेंट, ये एक परमानेंट स्टेट और उस बंदे का वो जो भी विजन लेके आए। क्योंकि इस दफ़ा ट्रंप ने ये कहकर वो इक़्तिदार में आए कि मैं अमन करूँगा, मैं सारे माइग्रेंट्स बाहर निकाल दूँगा और जंगें दोबारा नहीं शुरू करेंगे और अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, और हम और बस हम और हम हमारे लिए। तो अब ये वो स्लोगन लेके तो आए हैं, लेकिन डीप स्टेट जो है वो उसका तो ये बिल्कुल वो नहीं है। उनका तो ये है कि अपना तो बाद में देखेंगे, पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हेजमनी कैसे कायम रखनी है और यूनिपोलैरिटी को कैसे बचा के रखना है, उस पे कैसे काम होगा। तो ये टग ऑफ वॉर चलती रहेगी, और उनकी डीप स्टेट बहुत बुरी तरह से ओवरलैप्ड है विद द कॉलोनियल माइंडसेट, और वहाँ पे उसमें ब्रिटिश जो है वो बिहाइंड द शैडोज के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स पुल कर रहे होते हैं, और बहुत ज्यादा उनकी उसके अंदर से होती है। लेकिन अब ये देखने में आया है कि हमें हिस्ट्री में पहली दफा इसराइल जो है वो क्या है वेस्टर्न ऑडियंस ने ये देखा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है इस पूरे जेनोसाइड के अंदर। हम जो देख सकते हैं कि इसराइल ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग की है, शायद हम अभी कैलकुलेट भी नहीं कर पाए कि कितनी, क्योंकि पिछले 80-90 साल से ये सारा सिस्टम ज़ायनिस्ट चला रहे हैं, कि जिसमें वो ये वेस्टर्न ऑडियंस को साबित कर चुके हैं कि इसराइल एक इकलौती डेमोक्रेसी है मिडल ईस्ट के अंदर। इसराइल जो है वो सो कॉल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टॉर्च बेयरर है, वो चैंपियन है ऑफ फ्रीडम स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो अब पहली दफा वेस्टर्न ऑडियंस ने देखा है कि ये है क्या, और फिर एक और जाहिर कि उन्होंने रियलाइज किया, इस चीज़ को रियलाइज किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप का जब भी जाएंगे तो उसके बाद जो डीप स्टेट है उसकी क्या थिंकिंग होगी, दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी, और उन सबसे बढ़ के सवाल ये, क्या ये मुआहदा फ़लस्तीन के हवाले से एक हतमी जंग बंदी या वहाँ पर अमन का पैगंबर साबित होगा, या आगे भी इश्यूज़ होंगे, और अगर हैं तो कौन से हैं, ये मैं जानूँगा। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है कमर चीमा साहब भी और डॉक्टर शाजिया अनवर भी, इन दोनों से मैं जानूँगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर कमर, आपकी तरफ आता हूँ। जो बात की जा रही थी, क्या ये जो पेशरफ्त है ये ज़मानत होगी इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में, बिलखुसूस फ़लस्तीन में अमन के हवाले से? क्योंकि इसराइल को जब हम देखते हैं और फिर ग्रेटर इसराइल का जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसकी कमिटमेंट है, तो वो बड़ा एक खौफ आता है उससे। क्या कहिएगा सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि समहाउ किसी जगह ग्रेटर इसराइल जो है वो एज अ इसराइल जो कि अमेरिकी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करे मिडल ईस्ट के अंदर, अमेरिका को भी अच्छा नहीं लगता, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो पूरा एक मुज़ाहमती नेटवर्क था वो सारे का सारा कम्प्रोमाइज़ हो गया, कमज़ोर हो गया, जिसमें आप हमास देखें, हिजबुल्ला देखें, ईरान का सारा ऑपरेटस ईरान के ऊपर इटसेल्फ अटैक हो गया, सीरिया इनके हाथ से चला गया। तो अब कोई ऐसा थ्रेट नहीं है इसराइल के सामने जो कि इमीडिएटली उसको जो एक चैलेंज होता है वो लार्जली तो यही नजर आता है। दूसरे अगर आप देखें नहीं सर, अब कोई रेजिस्टेंस उस तरह की नहीं है, तभी ग्रेटर इसराइल की जो बात है वो ज्यादा फिर थोड़ी सी वेटेज में अगर आती है। नहीं, देखिए वो उसका मैं ये समझता हूं कि ये ग्रेटर इसराइल की तरफ वो नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है कि
वो अमेरिकन को भी सूट नहीं करता, क्योंकि हम्म। अमेरिका के अपने जो अरब वर्ल्ड के साथ जो ताल्लुकात हैं वो उससे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका देखें कि तमाम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो क्यों पीछे हटी है, क्यों टू स्टेट सोल्यूशन या पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करती है, बिकॉज वो समझते हैं कि हम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि इसराइल किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये हमें इसकी अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी है कि जो फ्रेमवर्क पॉलिटिकल टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है और जिसमें कॉरपोरेट कमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं वो डोमिनेट होते नजर आ रहे हैं, और ये जो फ्रेमवर्क है मुझे ऐसे लगता है, और अगर उसमें फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस भी जाती हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये शायद ऐसा लुक्रेटिव मॉडल होगा जो गजा के लोगों के लिए भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसका सहारा बनेगा। तो ये शायद एक वो लार्जर थ्रेट वो ना रहे। सो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल गजा की जो 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 जगह नेचर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कल को फिर हमास उठे, वक्त गुजरे, क्योंकि देखें ये कोई आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कहा कि ठीक है अगर हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया तो हम अपने कॉज से पीछे हट जाते हैं। अभी तो वो मजबूर हो गए हैं, वो अकेले हैं, तन्हा हैं, वो लड़ नहीं सकते, तो वो इस सारी डील के लिए एग्री हो रहे हैं। लेकिन लगता ये है कि अगर एक अच्छी इकोनॉमिक इंसेंटिव गजा के लोगों को मिले तो शायद वो भी बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमें इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, हमें बैठ के मसला हल कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये आर्म्ड रेजिस्टेंस करें। तो मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है कि ये ए पॉलिटिकल मॉडल, टेक्नोक्रेट मॉडल क्या डिलीवर करता है। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर शाजिया, आप क्या कहिएगा, ए पॉलिटिकल मॉडल क्या ये डिलीवर करेगा? और जाहिर है कि अगर इस तरह की चीज़ें तो बड़ी बड़ी ये विन विन सिचुएशन होती है। और तीसरा पॉइंट ये कि आगे जाहिर है कि अभी तो डिसआर्म करने की बात हो रही है, लेकिन कोई इस वक्त ऑप्शंस भी नहीं है एज सच हमास के पास उतने, लेकिन आगे क्या आप देख रही हैं चीज़ें इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में चलेंगी? देखिए, ए पॉलिटिकल मॉडल सिर्फ उसी सूरत में काम करेगा जो फ़लस्तीन के अंदर जो अपनी तकरीबन 15 जो हैं डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल बॉडीज हैं या रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो सब एक पेज पे होंगी और एक तरह से सोचना शुरू करेंगे। हमास और पीएलए और महमूद अब्बास के दरमियान जितनी जो एक ऐसा है रिश्तों के का एक प्रॉब्लम है उनके दरमियान, दोनों पार्टीज एक दूसरे को अपना जो है वो हरीफ समझती है, कभी जो है वो एक पेज पे नहीं आती, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जहाद जो है एक और मूवमेंट है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। लेकिन उन सब प्रॉब्लम से तो तब निपटा जाएगा जब उनकी डे टू डे प्रॉब्लम जो ऑक्यूपेशन का एक मसला है वो हल होगा, क्योंकि ये सब जो है स्प्राउट की हैं, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल या रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, ये इसी आइडियोलॉजी को लेके चलती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। अब आज़ादी देने के लिए कौन आज़ादी दिलवाएगा और कैसे दिलवाएगा, वो हमने तारीख में देखा है कि आज़ादी हमेशा फोर्स से ली जाती है, वो किसी को कभी इस तरीके से नहीं मिली। और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और आज़ादी दोनों चीज़ें इकट्ठी साथ नहीं चलती हैं। पहले आप लड़ के, मर के, कट के आज़ादी लेते हैं और फिर कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ वाले रास्ते पे चलते हैं। और उसमें फिर एक तीसरा पॉइंट जिसका मुझे बहुत खदशा है कि नेतन्याहू अब बिल्कुल बॉक्स हो गया है, क्योंकि 2 दिन तक नेतन्याहू ये कह रहा था कि मैंने ये प्लान जो है ट्रंप का के साथ बनवा के ये हमास को मैंने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, एलियनेट हो गए हैं। अब अगर ये मेरा प्लान अगले 72 घंटों में नहीं मानेंगे तो हम इनको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो अब उन्होंने तो मान लिया है, जैसे भी माना है, और जो भी माना है आगे से उनके माने हुए को ट्रंप ने इन्फोर्स कर दिया है। तो अब उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस ट्रंप की पोस्ट के बाद उनकी हंगामी मीटिंग्स जो है वो हो रही हैं और लेट नाइट भी होती रही हैं। उनको ये है कि अब नेतन्याहू को इसमें कोई पॉलिटिकल फेस कीपिंग मिलेगी, क्या वो इसको पॉलिटिकली एक विन की तौर पे पेश कर सकेगा, तो ये बात आगे बढ़ेगी। अगर ये पॉलिटिकली जैसे कि हम सब देख रहे हैं उसका शदीद लॉस है, अगर वो आज सिर्फ अपने हॉस्टेज रिलीज कराता है और प्रिजनर छोड़ता है और हमास भी वही है और आईडीएफ भी वही है और ऑक्यूपेशन का प्रॉब्लम भी वही है, तो फिर उसने क्या खोया और क्या पाया? फलस्तीनियों ने तो फिर लाशों का ढेर लगा के पूरी दुनिया को कम से कम बता तो दिया कि यहाँ की एक प्रॉब्लम है और यहाँ पे एक अपार्टहाइड स्टेट है। तो उन्होंने कुछ तो बीच में से लिया। लेकिन नेतन्याहू के से अगर कोई पूछे कि तुमने इस 2-2.5 साल के जेनोसाइड के बाद क्या तुम्हें क्या मिला, तो उसके पास अगर
देने के लिए और दिखाने के लिए पॉलिटिकली कुछ नहीं होगा, हाँ। तो उसके पास फिर बैकफायर के और कोई दैट्स अ क्वेश्चन डॉक्टर कमर के नेतन्याहू के पास अब क्या होगा, क्योंकि जाहिर है कि वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा उसके पास, क्या क्या रिएक्ट करेगा वो? देखिए, नेतन्याहू को ना तो किसी की परवाह है, ना वो अपने कोई ज़ाती तौर पे अपने इम्प्रेशन या पीआर की कोई उसको फिक्र है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। जो जेनोसाइड उसने कर दिया है, जो बर्बरिज्म उसने की है, आपको लगता है कि उसको कोई इस चीज़ की फिक्र है कि मैं जो है वो मुझे मेरी को परवाह करेगा? उसकी एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री पॉलिसीज़ हैं, एक रिविजनिस्ट इजराइल वो लेके आया है, एक ऐसा इजराइल लेके आया है जिसको उसके दोस्त छोड़ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, उसको कोई फिक्र है इस चीज़ की? मेरा ख्याल है कि वो अपनी अल्टीमेट, और मसला ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा जो वहाँ पे राइट विंग पार्टीज हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत उनको इजराइल को या उसको नेतन्याहू को एटलीस्ट या उसका जो फ्रेमवर्क है या उसकी मिलिट्री को कोई परवाह नहीं है कि वो क्या, वो समझते हैं कि हम अपना एजेंडा अचीव कर रहे हैं। वो तो समझते हैं हर इस पैलेस्टीनियन को कत्ल करके हम बेसिकली हमें तो स्वाब मिल रहा है। वो कह समझ रहे हैं कि इन्होंने बड़े होकर हमें मारना है तो इनको अभी मार दो। तो वो इसलिए वो इस फ्रेमवर्क में वो ऑपरेट करते हैं। तो ये जब इस लेवल पे चीजें हो, मैं समझता हूँ, देखें आपके पास जो रास्ता है ना, वो रास्ता है एंगेजमेंट का। टेबल पे बैठें, अपने आप को पहले इकोनॉमिकली ठीक करें, अपने आप को अपने मुस्तकबिल को ठीक करें और फिर स्ट्रगल भी करें। आपने एक 70-80 हज़ार लोगों की शहादतें हुई हैं, अभी इससे ज्यादा जारी बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि नेतन्याहू को कोई प्रेशर होगा या कुछ फील करेगा, उसको कोई प्रेशर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, डॉक्टर शाजिया अनवर, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे और इस पूरे मामले से जुड़े हर पहलू के ऊपर आप दोनों ने रोशनी डाली। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से मामला जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तय पा गए और मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बहाल होना शुरू किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में हालात काफ़ी तशवीशनाक थे। 29 सितंबर से जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी तहरीक जारी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मामला अफ़ाम तफ़हीम से तय पा गया है। टेबल टॉक, मुज़ाकरात और कामयाब मुज़ाकरात, इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर मैं बात करूँगा। आज़ाद कश्मीर से तज्ज़ियाकार फ़रहत अली मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि दुश्मन ने बड़ी कोशिश की कि इस जलती पर तेल डाले। जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। बुनियादी तौर पे ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक मसला था, तो 2-3 साल से ये एहतजाज थे। पहले इनका एजेंडा आटा और बिजली थी और उसके बाद फिर एक्सटेंड होते होते गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के साथ इनके जो मामला थे, एक दफ़ा एग्रीमेंट हो गया था, तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इन्होंने फिर 29 की कॉल दी थी। ये बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर के गवर्नेंस के इश्यूज थे, जिनके ऊपर ये अवामी एक्शन कमेटी या करप्शन या और गुड गवर्नेंस और प्लस हेल्थ एजुकेशन की जो इम्प्रूवमेंट जो है उसके ऊपर ये इनके मुतालबात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अगरचे थोड़ा सा नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, लेकिन प्योरली ये एक गुड गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए एक एहतजाजी तहरीक थी। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने दौरा अपना अमेरिका और यूरोप के दौरे के दौरान इसका नोटिस लिया। पहली प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें वजीर अमूर कश्मीर और हमारे डॉक्टर फजल जो हैं वो गए हैं। उन्होंने एक राउंड किया। उसके बाद कल बड़ी वफाकी वज़रा की एक टीम गई है, उन्होंने मुज़ाकरात किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला बहुत ही मुतालबात उनके जो जेन्युइन थे उनको उन्होंने मान लिया और ये सिलसिला ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया इसमें हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने और बाकी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, बाकी जो हमारे मुक़तदर अदारे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस सारे मामले को ओवरसाइट किया और मतलब इसको देख के उनके जायज़ मुतालबात जो हैं उनको मान लिया। तो इसमें बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का मैं समझता हूँ
कि वो इब्तदाई तौर पर अगर इसको एड्रेस करते तो ये Exactly, मैं सर उसी तरफ आ रहा था। ये जो बात की जाती है बुनियादी मुतालबात में एक था कि रियासती इदारों में करप्शन का खात्मा हो, अशराफिया की मराद का खात्मा हो। ये तो हम यहाँ बैठ के कहते हैं और हर कोई कहता है और हर कोई चाहता है। तो उस गवर्नमेंट को यकीनी तौर से हुकूमत को इसको करना चाहिए था। क्यों नहीं हो सका कि इतनी बड़ी तहरीक जो उसने जन्म ले लिया? देखें, बुनियादी तौर पे ये फिर अगेन गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा गवर्नमेंट है और उसकी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने इसको बहुत ही इसको लाइट लिया। हालांकि ये बड़ी पॉपुलर बात थी लोगों के अंदर कि करप्शन ना हो, एजुकेशन और हेल्थ के जो शोबे हैं इन पे इम्प्रूवमेंट हो। इसके अलावा कुछ बाकी डिमांड्स थी, एक आध दो डिमांड ऐसी थी जिनके ऊपर ये समझें कि ये जो 1947 और 48 में और 65 में जो रेफ्यूजीज मकबूजा कश्मीर के इलाकों से आए थे, जम्मू से और कश्मीर से, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूबों में सेटल हैं। उनके लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो 12 सीटें हैं, उनका ये कहना था कि ये 12 सीटों के लिए जो मेंबर मुंतखब होते हैं उनको तरक्याती फंड्स के नाम पे जो दिए जाते हैं पैसे, वो वहाँ पे करप्शन की नज़र हो जाते हैं। लिहाजा उनकी सीटें भी ख़त्म की हैं। उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है विदाउट टैक्सेशन, जो रिप्रेजेंटेशन का जो तस्वर उन्होंने आर्गूमेंट लिया था, लेकिन बड़ा कनेक्टेड है मसला कश्मीर के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तहत जो जेन्युइन रिटर्नीज हैं जो एट द टाइम ऑफ प्लेबिसाइड, उनका वो इशू था, उसके साथ कनेक्टेड था। ये उनको समझाने की बात थी। दूसरा उनका मुतालबा जो है अशराफी करप्शन, अशराफी की मराद था और करप्शन थी। तो ये ऐसे मुतालबात थे जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती थी और जो डूएबल थे उनके ऊपर उनको रिलीफ दिया जा सकता था और वो जेन्युइन डिमांड थी। और उनका जो बयानिया है, नैरेटिव जो है, वो लोगों ने बड़ी पॉपुलर उसको जो है ना पॉपुलैरिटी मिली और इसीलिए उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी। तो मैं समझता हूँ अगर टाइम पे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट इसको एड्रेस करती तो ये जो मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल हम उसके साथ अभी इंडिया ने नरेट उसके साथ रिलेट करने की कोशिश की है, तो अल्लाह करम हुआ कि वो सारी बातें जो है वो जी बड़ी कोशिश की गई। इंडियन मीडिया जो है इसको बड़ा कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल तहरीक का इख्तिताम जो है वो खुशाइन एक मोड़ पे खुशाइन तो हुआ और सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। विन विन पोजीशन पे सारे लोग अपनी अपनी जगह वापस चले गए। लेकिन सर इस बीच में ज़ाहिर है कि कुछ नाखुशगवार वाक़या हुआ, इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ और उन सब से बढ़कर जो कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ एक जज्बाती और वालेहाना लगाव है उसको ज़िक पहुंचाने की कोशिश की गई। तो आप नहीं समझते कि एक इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए? जी मैं समझता हूँ इमरान भाई, बात यह है कि इस दौरान कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी जो इसमें शामिल हो गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के खिलाफ या रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जो पाकिस्तान के साथ गहरी वाबस्तगी है, जिस वो कमिटमेंट है हम तकमील पाकिस्तान की, उसके हवाले से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान का और उसकी बतौर ख़ास जो हमारा तादाद में बेशक कम है, लेकिन उन्होंने जो इस बात को एक्सप्लॉइट किया तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि बड़ा इर्रिपेबल लॉस हुआ और इसकी जो है वो हमें तलाफी करनी है हर सूरत में। लेकिन मैं ये बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये एक मैं समझता हूँ कि एक कमीशन जरूर बनना चाहिए जिसमें ये जायजा लिया जाए कि ये तहरीक में जो मुतालबात थे उनको अगर बरफ़ क्यों नहीं माना गया, और अगर डूएबल थे, आज अगर एग्री होने थे तो कल पहले क्यों नहीं एग्री हुए, और एग्री होते तो ये सिचुएशन ना होती, ये एम्बैरसमेंट हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये ना क्रिएट होती। और उसका जो जिम्मेदार है मैं समझता हूँ उसकी निशानदेही होनी चाहिए ताकि इस किस्म की चीज़ें जो है वो आइंदा फ्यूचर में रिपीट ना हो। फरहत साहब बड़ा शऊर रखते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग। मैंने बड़े इलेक्शन वहाँ पर कवर किए इलेक्शन के हवाले से। तो जो अपकमिंग इलेक्शंस होंगे और यकीनी तौर से गुड गवर्नेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़ाहिर है कि एक अवामी मुतालबा भी बन रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि क्या जो पॉलिटिकल वर्कर है, लोग, एक वोट देने वाला, उसको क्या जहन में रखना चाहिए? एक तो ये हुआ इस तहरीक के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने लोग जो है ये इस बयानी को, इस नैरेटिव को एक्सेप्ट करते हुए
इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ज्वाइन किया। बावजूद इसके कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने कारकुनों को आखिरी वक्त में रोकती रही, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए कि ये पल्स थी कि वो अब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उनको लोगों के मसाइल, लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज, मकामी हुकूमतों के जो उनको स्ट्रेंथन करना है, उसके अलावा जो है लोगों के असल मसाइल पानी, बिजली और ये जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं इनको एड्रेस करना है। तो इस दफ़ा जो अभी इलेक्शन, अपकमिंग इलेक्शन हो रहे हैं 2026 में, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छे मंशूर, अच्छे तरक्याती बयानी के साथ और एक खालिस नीयत के साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के बुनियादी हुकूक एड्रेस करने के लिए अपना एक मंशूर दे के सामने आएंगे, और जिसमें पाकिस्तान की जो भरपूर फंडिंग हो रही है, अभी भी इस दफ़ा भी, पहले भी जब बिजली का रेट कम किया गया तो उस वक्त भी 23 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल दिए, अभी भी 10 बिलियन वाटर सप्लाईज के लिए दी जा रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, फाइनेंशियल ग्रांट मिल रही है, बजटरी सपोर्ट मिल रही है, उस सारी को तो वो ट्रांसलेट करें इनटू द रियल डेवलपमेंट एंड टू एड्रेसिंग द पीपल्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी गुड गवर्नेंस जो है वो वहां पर ग्रास रूट लेवल तक आना चाहिए। दैट इज द मेन स्टे, और वो मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस ही बुनियादी तौर पे इन सारी चीजों के लोगों की जो तशफ़ी कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहत अली मीर, तज्ज़ियाकार आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद थे। आपका नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर से जो गुड गवर्नेंस के हवाले से मसाइल हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, हर जगह, हर सूबे में, हर मुकामी जो हमारी हुकूमत हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाकी हुकूमत है, गुड गवर्नेंस हर इंसान चाहता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।